नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ओके, तर मग आजचा क्लास आपण चालू करूया. तर सगळ्यांना नमो बुद्धाय, जय भीम. वेलकम टू द जातक नंबर 11. आपली जातक नंबर 11 कशाबद्दल आहे मग? जातक नंबर 11 आहे लक्षण मिग जातक. तर लक्षण म्हणजे लक्षण, कॅरेक्टरिस्टिक्स, आणि मिग म्हणजे मृग, म्हणजे डिअर. तर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिअर अशी ही जातकचं नाव आहे. तर दिस इज जातक कथा नंबर 11. आणि मिग आहे तर खूप सारे डिअर्स आहे इथे. तर 2 ग्रुप्स ऑफ डिअर आहे, त्यांचे हेड्स आहे, आणि त्यांचे जे हेड्स होते त्यांचा एक वाईज वडील पण आहे याच्यात. तर अशी ही जातक आहे. आणि यावेळेस आपण अजून एक पाहणार आहोत की आपलं जे लोकेशन आहे हे मला वाटते थोडं जास्त पिक्टोरिकली क्लिअर राहणार आता. कारण आता फ्लो चार्ट वगैरे आहे. तर जसं आपल्याला दिसते त्रिपिटक मध्ये 3 पीठक आहे, विनय पीठक, सुत्त पीठक आणि अभिधम्म पीठक. तर सुत्त पीठकच्या खुद्दक निकाय बुक मध्ये जातक पाळी पठमो भागो, विच इज द फर्स्ट व्हॉल्यूम, त्याच्यामध्ये एक ने पाहतो फर्स्ट चॅप्टर. त्याच्यामध्ये आपण अपण्णक वग्गोपते होतो सध्या याच्या आधी. तर आपले 10 जातक जे होते हे इथे मेन्शन केले आहे. तर 10 जातक आपले अपण्णक वग्गोचे संपले आहेत. तर आता आपण सेकंड वग्ग मध्ये चाललो, सेकंड ग्रुप मध्ये चाललो, जो इथे सील वग्गो, सील ग्रुप असा आहे. आणि त्याची फर्स्ट जातक आहे लखन मिग जातक. So, Lakhanamiga Jatak is actually the 11th Jatak that we are referring to today. आणि आता मी तुमच्या सोबत वर्ड डॉक्युमेंट शेअर करते आहे. ओके, तो अभी हम सबसे पहले सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं, आंख बंद करते हैं और नमो तस्से बोलेंगे. ठीक है, तो आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं. So everyone join your hands, close your eyes. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. Okay. So let's begin our जातक. ओके, तो ये प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है त्रिपिटक के सुत्त पीटक के खुद्दक निकाय में जातक पाड़ी पठमो भागो फर्स्ट वॉल्यूम में एक निपातो चैप्टर का सील वग्गो ग्रुप. अभी वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड वग्ग नाउ, जिसमें फर्स्ट जातक है लखन मिग जातक, विच इज आर 11th जातक. और लखन मिग जातक वर्णना में इसका बैकग्राउंड स्टोरी दिया है ये जातक का, जो अट्टकथा है. और जातक में हमें एक्चुअली गाथा और 2 लाइन 3 लाइन जो है इस बार वर्स पता चलता है.
तो like we discussed before, लक्षण मिग, इसका मीनिंग क्या है? तो लक्षण इज साइन और कैरेक्टरिस्टिक और अ क्वालिटी. तो लक्षण जे आपण मराठीमध्ये म्हणतो, आणि मिग म्हणजे मृग, डिअर, द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ डिअर. तर डिअर बद्दल ही जातक आहे. तर ही जातक आता कोणी सांगितली आपल्याला? So the Blessed One, while he was dwelling at Bamboo Grove, which is called Venuvan near Rajgah. तर ही जातक आपल्याला बुद्धांनी सांगितली आहे जेव्हा ते वेणुवन मध्ये राहायचे, राजगह. तर आता आपल्याला ही नवीन जागा दिसत आहे जातक मध्ये, राजगहचं मेन्शन आहे यावेळेस. तर राजगह इज राजगृह, जे नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया मध्ये आता पण आहे. So what was the place? So we know it was Bamboo Grove, Venuvana near Rajgah. आणि ही स्टोरी आहे अबाउट 2 deer, आणि देवदत्त पण दिसेल आपल्याला इथे. Okay. So what was the situation or incident? So on this occasion, Devdatta had made a schism in Sangha based upon the 5 points, Panchavathuni, which were, as mentioned in Chulvagga, इथे mention केलेला आहे हे, that bhikkhus shall live long life only in the forest. They should lifelong live only in the forest. First one. Second is survive strictly on alms obtained through alms round, which is Pindapat. Third is prepare robes only from discarded or thrown away rags. Fourth is dwell only under trees and never under a roof. Fifth is strictly follow vegetarian diet by never consuming fish or any kind of meat or flesh. तर इथे आपल्याला दिसते की ही स्टोरी देवदत्त शी ओरिजिनेट होत आहे, म्हणजे देवदत्त बद्दल आहे. आणि जे त्याचे पंचवथुनी होते, म्हणजे 5 थिंग्स. पंच म्हणजे 5 आणि वथुनी म्हणजे थिंग्स किंवा पॉइंट्स. तर हे त्यांच्या बद्दल आहे. तर तिथून याची बॅकग्राऊंड स्टोरी चालू होते आणि मग नंतर जातक मध्ये आपल्याला दुसरं काही माहित पडते. तर यावेळेस काय होते की देवदत्त जे हे 5 पॉइंट्स प्रेझेंट करतो बुद्धांसमोर, तर बुद्ध म्हणतात की हे पॉइंट्स खूप स्ट्रिक्ट आहे. आणि कारण बुद्ध मिडल पाथ फॉलो करणारे होते, त्यांनी मिडल पाथची शिकवण दिली की खूप एक्स्ट्रीम्स मध्ये नाही करायचं, खूप काटेकोरपणाने काही फॉलो नाही करायचं, आणि खूप लेजरली आणि प्लेजर भरलेलं लाईफ पण नाही जगायचं. तर मधली लाईफ जगायची, ज्याच्यामध्ये खूप प्लेजर पण नाही आहे आणि खूप कष्ट सारखं पण नाही आहे. तर म्हणून बुद्ध म्हणतात की हे 5 पॉइंट्स ज्यांना फॉलो करायचे आहे ते फ्री आहे टू फॉलो दीज, आणि ज्यांना नाही करायचं आहे ते नाही पण केलं तर चालेल. तर त्यांनी फ्लेक्झिबल ठेवले होते हे 5 पॉइंट्स. पण या ओकेजनला आपल्याला माहित म्हणजे दिसून येते की देवदत्त नी हे पंचवथुनी हे 5 पॉइंट्स बुद्धांकडे प्रेझेंट केले आणि बुद्धांनी हे स्वीकारले नाही. तर देवदत्तनी काय केलं, संघामध्ये भेद पाडला, म्हणजे स्किझम म्हणजे भेद पाडणं. तर त्यांनी संघाला डिवाइड केलं. तर असं करून तो आपल्यासोबत 500 भिक्खू घेऊन गेला. तर सगळ्यात पहिले आपण पाहू की हे 5 पॉइंट्स कोणते होते, पंचवथुनी काय होतं. तर फर्स्ट होतं की जीवनभर तो भिक्खू जंगलातच राहील, फॉरेस्टमध्ये. तो जसं वसावास पिरियड मध्ये फॉरेस्टच्या बाहेर निघून, नाही तर कधी पण कोणत्या मोनॅस्ट्रीमध्ये किंवा विहारामध्ये नाही राहील, तो फक्त फॉरेस्टमध्ये राहील. स्ट्रिक्ट रूल्स होते हे. सेकंड रूल आहे की ते फक्त पिंडपात, म्हणजे जे 12 वाजताच्या पहिले जे सगळे भिक्षू निघायचे आणि जवळपासच्या विलेजमध्ये, गावामध्ये ते भिक्षा मागायचे. त्यांचं बोल घेऊन जायचे आणि दारोदारी भिक्षा मागायचे.
तर ते स्ट्रिक्टली त्याच्यावरतीच ते जगणार. म्हणजे त्यांचं जेवण खावण तेच राहणार. म्हणजे कोणी आमंत्रण दिलं कोणाच्या घरी तर ते तिथे नाही जाणार खायला. पण फक्त पिंडपातच करणार. तर याला आर्म्स राउंड किंवा पिंडपात म्हटलं आहे. मग प्रिपेअर रोप्स ओन्ली फ्रॉम डिस्कार्डेड थ्रोन अवे रॅग्स. तर जे कपड्यांचे तुकडे आहे फाटलेले वगैरे जे लोक फेकून देतात की हे कामाचे नाही आहे, कचऱ्यामध्ये टाकून देतात, तर ते जमा करून त्यांना शिवून त्यांचं चिवर बनवणार. तर हे होतं थर्ड रूल. ते कोणी दान केलेलं चिवर नाही घालणार असं आहे. फोर्थ होतं की ते फक्त झाडाखाली राहणार. फॉरेस्टमध्ये झाडाखाली ते बसणार, लेटणार जे पण आहे, तर झाडाखाली करणार. ते कोणत्या रूफच्या खालती नाही राहणार, म्हणजे कोणत्या घरी नाही राहणार. किंवा कोणत्या विहारच्या हटमध्ये नाही राहणार आतमध्ये. आणि ते फक्त शाकाहारी जेवण करणार, मांसाहारी नाही करणार. म्हणजे फिश, फ्लेश, मांस, कोणत्या जनावराचा मांस ते नाही खाणार आणि फक्त व्हेजिटेरियन खाणार. So these were more rigid practices which were not accepted by the Buddha. So Devdatta left with a following of 500 monks to dwell at Gaya Sisa. The bhikkhus who had departed with him had come to a riper state, and knowing this, the Buddha sent his two chief disciples there to preach the truth, to enlighten them and bring them back. तर इथे आपल्याला दिसते की जेव्हा देवदत्तचे हे पंचवत्थुनी एक्सेप्ट नाही करत बुद्ध, तर ते संघामध्ये भेद करून ते 500 भिक्खू आपल्यासोबत घेऊन ते गया सीसला निघतात आणि ते गया सीसमध्ये आता राहत आहे असं. तर जे भिक्खू जातात तिथे आता देवदत्त सोबत, तर ते त्यांच्या प्रॅक्टिसनी जे ते फॉलो करत आहे बुद्धांची प्रॅक्टिस वगैरे, तर त्याच्यामुळे ते राईप स्टेटमध्ये येतात. म्हणजे त्यांना आता काही देसना दिली तर ते सरळ फलाची प्राप्ती करू शकतात. कोणत्यातरी वन ऑफ द 4, जसं की सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी आणि अरहंत याच्यामध्ये ते कोणतं तरी प्राप्ती करू शकतात. तर ते त्यांचं तेवढं माइंडसेट होऊन जाते तेव्हा. तर बुद्धांना हे कळते आणि ते काय करतात, ते आपल्या 2 प्रमुख जे डिसायपल्स राहतात त्यांचे, म्हणजे सगळ्यात इम्पॉर्टंट लोक, राइट हँड आणि लेफ्ट हँड, तर त्यांना बोलवतात आणि ते त्यांना म्हणतात की तुम्ही तिथे जा आणि त्या भिक्खूंना सांगा, प्रीच करा त्यांना ट्रुथ्स, द नोबल ट्रुथ्स, आणि अजून असं त्यांचं नॉलेज शेअर करा त्यांच्यासोबत आणि त्यांना परत घेऊन या कुठे, वेणुवनात. तर आपल्याला माहित आहे की या जातकमध्ये फक्त सारिपुत्ताचं नाव मेन्शन केलं आहे, पण आपल्याला माहित आहे की जे चीफ डिसायपल्स आहे बुद्धांचे ते सारिपुत्त आणि मोगलान असे आहे. आणि जातक नेम्स ओनली one of the chief disciples, Sariputta. The other chief disciple was Moglan. Next day at dawn, the 2 chief disciples returned with all Devdatta's followers to Venuvana. As Sariputta stood next to the Buddha after venerating him, the monks spoke to the Buddha in praise of Sariputta's glory as he returned with the following of 500 monks, whereas Devdatta had lost all his following. तर आता काय होते की दुसऱ्या दिवस सकाळी सकाळी एकदम ते जे 2 चीफ डिसायपल्स असतात, सारिपुत्त आणि मोगलान, ते देवदत्त चे सगळे जे 500 भिक्खूंना घेऊन जातो देवदत्त, ते सगळे 500 भिक्खू ते त्यांना घेऊन हे वेणुवनाला परत येतात. आणि भंते सारिपुत्त तिथे वंदन करतात बुद्धांना आणि त्यांच्या बाजूला उभे राहतात. आणि मग त्यावेळेस जे आता आलेले भिक्खू आहे 500 आणि जे ऑलरेडी वेणुवनमध्ये जे भिक्खू होते, ते बुद्धांची बोलतात कशाबद्दल, सारिपुत्तचं वंदन करतात ते आणि सारिपुत्तचं ग्लोरी बद्दल बोलतात
की कसं सारीपुत्त 500 भिक्खूंना परत घेऊन आले आणि देवदत्तनी सगळे त्याचे जे फॉलोइंग होतं ते गमावलं. So relating to this, the Buddha said that it was not the only time when glory had been Sariputta's on his return with a following, and Devdatta has lost his following. It had similarly been so in bygone times. तर याच्यावरती बुद्ध म्हणतात की हे पहिल्यांदा नाही आहे की सारीपुत्तच्या वापसीवरती जे पूर्ण श्रेय आणि ही ग्लोरी सारीपुत्तची होती आणि सगळं फॉलोइंग सारीपुत्तला भेटलं. हे पहिल्यांदा नाही झालं आणि हे पण पहिल्यांदा नाही झालं की देवदत्तनी आपली सगळी फॉलोइंग आपली परिसा गमावली. हे पण पहिल्यांदा नाही झालं आणि हे आधी जुन्या काळात होऊन चुकलं आहे. तर what was the time when the monks asked the Buddha to explain the above? The Buddha then continues with the story of the past to reveal and make clear what had been concealed from them. तर ही ती वेळ आहे की त्यावेळेस मॉन्क्स विचारतात बुद्धांना, भिक्खू विचारतात बुद्धांना की तुम्ही हे काय म्हटलं, आम्हाला थोडं विस्तारित सांगाल का, कारण आम्हाला समजलं नाही. तर बुद्धा म्हणतात की तेव्हा ती आपली जातक चालू करतात, जातक सांगणं, लक्षण मिग जातक, आणि ते त्यांना सांगतात की जे ते त्यांच्याशी लपलं होतं आतापर्यंत. So preached or delivered to, this jatak was preached or delivered to all 500 monks, bhikkhus that returned with Sariputta Bhante or Sariputta Ther to Venuvana and other bhikkhus present there. तर ही जातक सांगितल्या गेली आहे ते सगळ्या भिक्खूंना, 500 भिक्खू आणि वेणुवन मध्ये ऑलरेडी जे भिक्खू होते ते सगळे भिक्खू त्यांना सांगितली गेली आहे. आणि ही आपण आता टेक्स्ट बुक मधून जातक शेयर करूया. ओके, तो ये है हमारी 11 जातक. टेक्स्ट बुक में इसका नाम है ब्यूटी एंड ग्रे, and this story is about a wise leader. Let's start. Once upon a time, there was a deer who was the leader of a herd of 1,000. He had 2 sons. One was very slim and tall, with bright alert eyes and smooth reddish fur. He was called Beauty. तर आपल्याला अट्टकथामध्ये माहित पडते लखन असं नाव होतं या डिअरचं. The other was gray in color, also slim and tall, and was called Grey. आणि आपल्या अट्टकथामध्ये आहे काळ नाव आहे ग्रेचं. सो एक वेळेसची गोष्ट आहे आणि ही वेळ ऍक्च्युली आहे राजगह सिटी आणि किंगडम आहे मगध. तर ही जातक त्या काळाची आहे की मगध किंगडम मध्ये राजगह सिटीच्या वेळेसची जातक आहे. ओके, तर तो काळमध्ये एक मृग होता आणि तो लीडर होता, म्हणजे तो हेड करायचा. 1000 लोक, 1000 डिअर होते, त्यांना हेड करायचा तो उसके थे 2 लड़के, और वो 2 लड़के यानी एक का नाम था ब्यूटी यानी लखन और दूसरे का नाम था ग्रे यानी काळ. तो एक होता वो बहुत ऐसे पतला, ऐसे टॉल था, लंबा था और बहुत ऐसे बड़ी आंख और ऐसी बहुत सतर्क आंख थी उसकी, और ऐसा उसका रेड कलर का फर था उसका बॉडी पे, और फिर इसलिए उसका नाम उन्होंने ब्यूटी रखा यानी लखन रखा. और जो दूसरा वाला था ग्रे कलर का, वो भी ऐसा पतला था और ऐसे लंबा था, बड़ा था ऐसे, और उसका नाम ग्रे रखा उन्होंने यानी काळ. One day after they
were fully grown, their father called Beauty and Grey to him. He said, I am now very old, so I cannot do all that is necessary to look after this big herd of deer. I want you, my two sons, my two grown up children, to be the leaders, while I retire from looking after them all the time. We will divide the herd, and each of you will lead 500 deer. So it was done. तो एक दिन क्या हो जाता है, ये दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं, जो वाइज ओल्ड डियर या स्टैग के जो लड़के रहते हैं दोनों, वो बड़े हो जाते हैं, और वो जो उनका फादर रहता है, उनका पिता, वो उन्हें बुलाता है और बोलता है उन्हें कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ अभी, और मैं अभी इतना सब नहीं कर सकता कि जो भी करना है, ये जो झुंड है डियर्स का, तो उन्हें बचाने के लिए या फिर उनकी रक्षा करने के लिए, उनका केयर लेने के लिए जो भी करना है मैं नहीं कर सकता, और इसलिए मैं अभी चाहता हूँ कि तुम मेरे दोनों लड़के अभी लीडर बन जाओ ये हर्ड के, और मैं अभी अपने जॉब से, अपना जो काम है सबका केयर लेने का, उससे पूरे हर्ड का केयर लेने का, उससे मैं रिटायर करता हूँ, रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। और अभी हम ऐसा करते हैं कि हम जो 1000 डियर्स थे उन्हें 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 500 डियर और 500 डियर, और हर एक जो उनका बेटा है, यानी ब्यूटी और ग्रे, वो 500 डियर संभालेंगे अभी, वो हर्ड 500 डियर का ऐसे संभालेंगे दोनों। सो इन इंडिया, और ऐसा हुआ फिर। In India, when the harvest time comes, the deer are always in danger. The rice is at its tallest, and the deer cannot help but go into the paddies and eat it. To avoid the destruction of their crops, the human beings dig pits, set sharp stakes in the ground, and build stone traps, all to capture and kill the deer. तो उस समय इंडिया की बात, जो एग्रीकल्चरल लैंड में हम कुछ सो करते हैं और वो पक जाता है, तो जब राइपन हो जाता है, यानी उसको राइपन होने के बाद उसको हम निकालते हैं, है ना, तो उसे हार्वेस्ट बोला है। तो वो टाइम जब आता है, तब जो ये डियर होते हैं, वो उनकी जान वैसे खतरे में होती है। क्यों? क्योंकि अभी वो सब पक गया है, राइस वगैरह जो उगाया लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे, वो पक गया है, और वो जो डियर्स है उनको उनकी इच्छा होती है कि वो जाके वो वहाँ के राइस पैडीज से वो खाए खाना, यानी उनका पेट भरने के लिए वो वैसे चले जाते हैं वो लैंड पे। तो फिर जो जो लोग रहते हैं, जिनका वो खेत रहता है और जो चाहते हैं कि उनके क्रॉप्स को, उनके राइस को कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि वो उन्हें खुद खाना चाहते हैं और फिर बेचना भी चाहते हैं उसको किसी और को, तो वो वाले रीजन से कि डियर आके उसे खा नहीं जाए, वो सारा जो अभी पक गया है, तो लोग क्या करते थे कि वो ऐसे गड्ढे बना के रखते थे, वो खेत के आजू बाजू गड्ढे बना के रखते थे, और फिर उसमें कुछ नोकीले चीजें रखते थे, तो जिससे कि वो डियर आएंगे, वो गड्ढे में गिर जाएंगे और काफी बार मर जाएंगे या फिर इंज्योर हो जाएंगे, यानी उन्हें लग जाएगा, और ऐसे पत्थर के ऐसे ट्रैप्स बना के रखते थे कि उसमें ये मृग अगर आया तो अटक जाएगा। तो वो उससे मृग मृग को पकड़ने के लिए या उन्हें मारने के लिए ऐसे करते थे, और उससे उनके खेत प्रॉपर रहते थे, उनके राइस पैडीज को कुछ नहीं होता था। Knowing this was the season, the wise old deer called the 2 new leaders to him. He advised them to take the herds up into the mountain forest, far from the dangerous farmlands. This was how he had always saved the deer from being wounded or killed. Then he would bring them back to the lowlands after the harvest was over. Since he was too old and weak for the trip, he would remain behind in hiding. He warned them to be careful and have a safe journey.
Beauty set out with his herd for the mountain forest, and so did Grey with his. तो अभी जो वाइज डियर रहता है, और वाइज ओल्ड डियर, उसे पता चलता है कि अच्छा अभी हार्वेस्ट का सीजन आ गया है, तो वो क्या करता है, अपने दोनों लड़कों को जो अभी 500 डियर्स के 500 डियर्स के लीडर्स है, उन्हें बुलाता है और उनको बोलता है कि अभी ये टाइम बहुत डेंजरस है सब डियर्स के लिए, क्योंकि ये हार्वेस्ट टाइम है, और अभी तुम इन्हें फॉरेस्ट से और ये खेतों से दूर लेके जाओ, कहाँ पे, माउंटेन्स में, कि वो सेफ रहे, सारे डियर्स सेफ रहे। और ऐसे ही वो हर बार उसने खुद ये प्रिकॉशंस लिए होते हैं, उसने खुद ऐसे सब डियर्स को घायल या फिर सबको मर जाने, यानी कुछ डियर्स को मर जाने से उसने ऐसे बचाया रहता है इसके पहले, तो इसलिए वो ऐसी एडवाइस करता है। और उसके बाद में जब हार्वेस्ट सीजन चला जाएगा तो तुम उन सब डियर्स को वापस यहाँ पे ले आना। तो ऐसा वो ओल्ड वाइज डियर कहता है, और वो बोलता है कि मैं इतना ओल्ड और ऐसे इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, तो मैं पूरा ट्रिप में नहीं जा सकता, तो मैं यहीं पे रहूंगा और मैं छुपा रहूंगा। और वो कहता है कि तुम दोनों जब जाओगे तो अपने यानी केयरफुल रहना, सावधानी बरतना, और सेफ जर्नी करना, संभाल के जाना। तो फिर ऐसे ही ब्यूटी अपने हर्ड को लेके जाता है और माउंटेन फॉरेस्ट के तरफ, और ग्रे अपने हर्ड को लेके निकलता है। तो अभी ये रास्ते की बात है, अभी आगे जो हम पढ़ेंगे। The villagers all along the way knew that this was the time the deer moved from the low-lying farmlands to the high countryside. So they hid along the way and killed the deer as they passed by. तो फिर भी जो गांव वाले रहते हैं, उनको पता रहता है कि ये वो पर्टिकुलर सीजन है कि जब सारे डियर्स खेतों के साइड से और फॉरेस्ट के साइड से वो ऊपर माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, और इसलिए वो रास्ते के बाजू में ऐसा जहाँ से वो जाते हैं वगैरह, उनको जो पता होगा, क्योंकि पहले ओल्ड वाइज डियर ने ऐसे ही किया है, तो इस रीजन से उन्हें पता चलता होगा कि ये वाला सीजन है, और वो रास्ते के आजू बाजू थोड़े छुप के रहते हैं। और क्योंकि वो डियर्स को मार सके, जैसे वो डियर्स वहां से पास होते रहते तब, इसलिए। Gray did not pay attention to his father's wise advice. Instead of being careful and traveling safely, he was in a hurry to get to the lush mountain forest. So he moved his herd constantly during the night, and dawn and dusk, and even in the broad daylight. This made it easy for the people to shoot the deer in Gray's herd with bows and arrows. Many were killed and many were wounded, only to die in pain later on. Gray reached the forest with only a few deer remaining alive. तो अभी हमें दिखता है कि ग्रे का कैसा अप्रोच था इस चीज को। तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके फादर का जो एडवाइस था कि सेफली जाना, सावधानी बरतना, वो उसने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, वो ध्यान नहीं दिया उस चीज पे। और ऐसे सावधानी बरतने के अलावा उसने ऐसा किया कि वो बहुत रश में था, बहुत घाई में था, वो बहुत जल्दी में था वो, और उसको बस वो माउंटेन फॉरेस्ट वाला जगह पे पहुंचना था, टॉप में। तो इसलिए वो उसने अपना जो हर्ड है उनको कॉन्स्टेंटली उनको चलने लगाया, यानी दिन रहे, रात रहे, मॉर्निंग रहे, डॉन डस्क यानी इवनिंग, रात होते रहे या मॉर्निंग होते रहे, उस टाइम पे भी वो अपने हर्ड को चलने लगाया। और इवन दिन के ब्राइट उजाले में भी, आफ्टरनून मॉर्निंग में, सब टाइम पे उसने अपने डियर्स को चलने लगाया। और इस वजह से ये बहुत इजी टारगेट हो गए, जो लोग वहां पे बाजू में छुपे थे रास्ते के,
उनको बहुत इजी टारगेट हो गया कि ये सारे डियर्स को बो और एरो से, बाण से मारने के लिए इजी हो गया उनको। तो ये ग्रे के हर्ड को वो ऐसा इजीली टारगेट कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे ही मर गए और बहुत सारे घायल हो गए, और घायल होके वो थोड़े टाइम में उनको दुखता होगा और वो वैसे मर जाते थे। तो ऐसे ग्रे माउंटेन फॉरेस्ट के टॉप पे पहुंचता है, लेकिन उसके पास सिर्फ तो कुछ ही डियर बचे रहते हैं। द टॉल sleek red furred beauty was wise enough to understand the danger of his moving herd. So he was very careful. He knew it was safer to stay away from the villages and from all humans. He knew it was not safe in the daytime or even at dawn or dusk. So he led his herd wide around the villages and moved only in the middle of the night. Beauty's herd arrived in the mountain forest safe and sound with no one killed or injured. तो अभी हमें पता चलता है कि ब्यूटी ने इस चीज को कैसे अप्रोच लिया, सेम चीज का। तो उसे वो वाइज था, काफी वाइज था कि उसको समझा कि ये तो बहुत डेंजरस चीज है कि मैं दिन के उजालों में अपने हर्ड को चलने नहीं लगा सकता। तो वो बहुत केयरफुल था और उसने क्या किया, उसको समझा कि बेटर क्या रहेगा कि जो गांव आते हैं रास्ते में, उनसे गांव से दूर के रास्ते से वो जाए, गांव के नजदीक से नहीं जाए, कि लोग उन्हें देखे ना और उनपे हमला ना करे, और लोगों से भी वो थोड़ा दूर से जाए, उनके नजदीक से नहीं जाए, टू बी सेफ। तो उसे ये भी पता था कि दिन के उजाले में या फिर अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग ऐसे निकलने में भी सही बात, वैसा निकलना भी सही बात नहीं है, वैसा ट्रैवल करना भी सही बात नहीं है, क्योंकि वो दिख सकते हैं। तो सबसे सेफेस्ट क्या था कि वो एकदम रात के अंधेरे में ट्रैवल करे, यानी उजेला रहेगा ही नहीं और वो दिखेंगे ही नहीं, और वो विलेजेस के आजू बाजू से जाए, यानी काफी विलेजेस से दूर से जाए वो, रादर देन थोड़ा विलेज के नजदीक से जाने से। तो ऐसे ऐसे अप्रोच से ब्यूटी का जो हर्ड रहता है, ब्यूटी और उसका हर्ड, वो माउंटेन फॉरेस्ट में एकदम सुरक्षित पहुंचते हैं, कोई मरता नहीं उसके हर्ड से और कोई घायल भी नहीं होता है। The two herds found each other and remained in the mountains until well after the harvest season was over. Then they began to return to the farmland country. तो अभी ये दोनों हर्ड्स जो रहते 500, यानी दोनों हर्ड्स जो रहते हैं, जो दोनों लीडर्स ब्यूटी एंड ग्रे लीड कर रहे हैं, वो ऊपर जाके मिलते हैं एक दूसरे से माउंटेन फॉरेस्ट में, और वो वहीं पे रहते हैं जब तक कि हार्वेस्ट का समय खत्म नहीं होता, और उसके बाद में वो थोड़े देर फिर भी उधर ही रुकते हैं, और फिर बाद में कुछ टाइम बाद वो अपना जर्नी वापस जो लो लाइंग एरियाज है जहाँ पे वो पहले रहते थे, वहां की जर्नी वो चालू करते हैं आफ्टर हार्वेस्ट इज ओवर, आफ्टर हार्वेस्ट सीजन इज ओवर। Gray had learned nothing from the first trip. As it was getting cold in the mountains, he was in a hurry to get to the warmer lowlands. So he was just as careless as before. Again, the people hid along the way and attacked and killed the deer. All Gray's herd were killed, later to be eaten or sold by the villagers. Gray himself was the only one who survived the journey. तो अभी रिटर्न की जर्नी कैसी होती है, ग्रे वैसा ही केयरलेस रहता है जैसा वो फर्स्ट आते समय था, माउंटेन्स फॉरेस्ट माउंटेन में आते समय था, और उसने कुछ सीखा नहीं रहता है अपने फर्स्ट ट्रिप से। तो माउंटेन्स में वो टाइम पे ठंडी बढ़ते रहती है, तो उसको जल्दी से अभी उसके दिमाग में ऐसा होता है कि मैं अभी जल्दी से लो लैंड्स में जाऊंगा, यानी अपने पुराने जगह पे जाऊंगा जो थोड़ी नीचे है माउंटेन्स की, और वो थोड़ी गर्म रहेगी। तो वो जल्दी जल्दी में वो वैसे ही करता है सेम, अपने जो हर्ड है उसके जो किन्समैन है उनको वो वैसे ही पूरा टाइम कॉन्स्टेंटली उनको चलाता है नीचे तक के, और वापस लोग रास्ते के आजू बाजू में रहते हैं और वो अटैक कर देते हैं, वो डियर को हमला करते हैं, उन्हें मार देते हैं।
और वो लोग ऐसा क्यों करते थे कि वो बाद में वो डियर के मांस को खाने के लिए या फिर वो डियर को यहाँ वहां बेचने के लिए, उनके फर को बेचने के लिए, तो वो वापस ग्रे के हर्ड इजी टारगेट हो जाते हैं अम, और उन्हें मार दिया जाता है। तो ग्रे अकेला ही बचा रहता है जब वो रिटर्न अपना जर्नी कंप्लीट करता है, रिटर्न जर्नी, तो वो अकेला ही सरवाइव करता है वो जर्नी को, और बाकी सब उसका हर्ड ऐसे ही मर जाते हैं। Beauty led his herd in the same careful way as before. He brought back all 500 deers, completely safe. While the deer were still in the distance, the old chief said to his doe, "Look at the deer coming back to us. Beauty has all his followers with him. Grey comes limping back alone, without his whole herd of 500." तो हमें अभी तक के दिखा कि दोनों डियर्स ने कैसे लीड किया उनके पर्टिकुलर हर्ड को और कैसे अप्रोच लिया उन्होंने। तो यहाँ पे ब्यूटी वापस जब उसका रिटर्न जर्नी वो सेम तरह से करता है जैसे उसने पहले की थी। तो वो केयरफुल रहता है, वो सेफ रहता है, जैसे उसके ओल्ड फादर ने एडवाइस किया था। तो वो अपने पूरे 500 के 500 डियर उसके हर्ड में के वो एकदम सेफली वापस लाता है, कोई मरता नहीं, कोई घायल नहीं होता। और जब वो वापस आते रहता है अपने हर्ड के साथ में और थोड़ा दूर रहता है, तब वो ओल्ड चीफ उन्हें देखता है और वो अपने डो को बोलता है, डो इज अ फीमेल डियर, यानी यहाँ पे उनकी वाइफ। तो वो ओल्ड चीफ अपने वाइफ को बोलता है कि देखो अपने डियर वापस आ रहे हैं हमारे पास। और एक बात देखो कि ब्यूटी के पास उसके सारे 500 फॉलोअर्स है, यानी उसके सारे 500 डियर्स, उसका हर्ड पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही आ रहा है वापस सेफली। और ग्रे लंगड़ाते हुए अकेला आ रहा है और उसने अपना सारा हर्ड 500 डियर्स का खो दिया है, यानी उन्हें गवा दिया है। Those who follow a wise leader with good qualities will always be safe. Those who follow a foolish leader who is careless and thinks only of himself will fall into troubles and be destroyed. तो यहाँ पे ये मॉरल जैसा बोला है यहाँ पे कि जो अपने वाइज लीडर, जिसके पास गुड क्वालिटीज है, जिसके पास पहिया है, जो ध्यान से सोच समझ के काम करता है और जिसे दूसरों का कंसर्न है, अपने जो लोग उसे फॉलो करते हैं उनका कंसर्न है, उनका केयर लेने का कंसर्न है, तो वो लोग वो पर्टिकुलर लीडर और उसका जो फॉलोइंग है वो सब हमेशा सेफ रहेंगे। और जो लोग फॉलो करते हैं एक फूलिश लीडर को, यहाँ पे ग्रे को बोला है, जो ऐसे केयरलेस है और सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, उसके उसके पूरे हर्ड का जो वेल बीइंग है उसके बारे में नहीं सोचता है, वो ऐसे ही मुश्किल में फंसेंगे और ऐसे ही वो उनका नाश होगा, मतलब ऐसे मर के या इंजर होके, जैसे ग्रे के हर्ड का हुआ था। After some time, the old deer died and was reborn as he deserved. Beauty became chief of the herd and lived a long life, loved and admired by all. तो ऐसे थोड़े टाइम बाद जो ओल्ड वाइज डियर रहता है वो मर जाता है और वो उसके कर्म के हिसाब से वो उसका नेक्स्ट जन्म होता है, यानी अच्छा ही होता है, बिकॉज ही वॉज अ वाइज ओल्ड डियर। और जो ब्यूटी रहता है उनका वन ऑफ द सन, वो चीफ बनता है, यानी वो हेड करता है अभी जितना हर्ड उनका बाकी है और जो जी रहे हैं उनको वो हेड करता है, उनका चीफ बनता है। और ऐसे वो अपना लॉन्ग लाइफ जीता है, बहुत लंबा लाइफ जीता है। और वो जिस तरह से रहता, वो जिस तरह का रहता है, तो वो सबका स्नेह उसे मिलता है और सब लोग उसे बहुत उसकी बहुत प्रेज करते हैं और उसके यानी बहुत लाइक करते हैं उसको। So, what is the moral of the story according to our textbook?
A wise leader puts the safety of his followers first. तो अगर कोई वाइज है लीडर, तो वो अपने जो भी उसके फॉलोअर्स है उनका वो सुरक्षित रखना, उन्हें वो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी रहती है कि वो अपने फॉलोअर्स को सुरक्षित रखे। वो उसका फर्स्ट फर्स्ट लाइक फॉरमोस्ट एम रहता है। तो हम अभी जातक गाथा देखते हैं, लक्षण मिग जातक। तो 11 जातक। होती सीलवतं अथो पटी संथार वुत्तिनं लक्षणं पस्स आयन्तं ज्ञाति संघ पुरखतं अथ पस्स सीमं काळं सुविहीनवं ज्ञाति भीति। तो यहाँ पे सीलवतं यानी वर्चुअस, जो सील फॉलो करता है, जो सील के लाइंस में रहता है, मॉरल प्रीसेप्ट्स फॉलो करता है। पटी संथार यानी उसका जो यानी काइंड नेचर का होता है वो। और वुत्तिनं यानी वृत्ति, तो वृत्ति यानी टेंडेंसी या उसका कंडक्ट कैसा काइंड होता है, जो सीलवंतम होता है, जो वर्चुअस होता है। लक्षणं पस्स, लक्षणं यानी ये नाम बोला है यहाँ पे डियर का, लक्षणं। लक्षण उसने देखा, आयंतं, आयंतं यानी फ्यूचर, पस्स यानी देखना या लॉन्ग टर्म, एक बहुत लंबे डिस्टेंस तक के देखना ना, तो वो आयंतं होता है, यानी विजन वाला देखना, नॉट फिजिकली आंखों से देखना। तो ज्ञाति संघ, ज्ञाति मतलब रिलेटिव्स या किन्समैन, यहाँ पे हर्ड, जो डियर का हर्ड होता है उन्हें बोला है ज्ञाति, रिलेटिव्स। और संघ यानी उनका कॉन्ग्रीगेशन, यानी एक हर्ड या ट्रूप। पुरखतं, पुरखतं यानी उसको सबसे आगे रखना, तो पुट इन फ्रंट या प्रायोरिटाइज करना। तो लक्षण ने उसने आगे का देखा, उसने विजन रखा और उसने प्रायोरिटाइज किया उसके रिलेटिव्स को, उसके किन्समैन को, उसके पूरे ट्रूप को। अथ, अथ का मतलब है देन। अथ पस्स सीमं काळं, देन आई सी काल, यानी पस्स सीमं अगेन टू सी, देखा, काल को देखा, यानी दूसरा डियर का नाम है ये। सुविहीनंव, सुविहीनंव यानी छोड़ देना, अबैंडन कर देना, लीव करना, लेफ्ट। ज्ञाति भीति, ज्ञाति अगेन किन्समैन, हर्ड, रिलेटिव्स, और भीति यानी डर। आता पण आपण मराठीमध्ये भीती म्हणतो। तर what is the meaning completely in English? Then the virtuous is of kind conduct or tendency. Lakhana saw the future and prioritized his congregation, which is troop or herd of kinsmen, relatives. Then I see Kara, who abandoned his herd of kinsmen out of fear. तो ये ओल्ड वाइज डियर ने ही जब डो से जब बात करते रहता है, तब उसने ये बोला रहता है, एक्चुअली ये गाथा तब की है। तो वो कहते हैं कि जो सील फॉलो करता है वो काइंड होता है, उसकी बिहेवियरल टेंडेंसी काइंड होती है। तो लक्षण को देखो, उसने प्रायोरिटाइज किया उसके हर्ड को और उसके ज्ञाति, उसके रिलेटिव्स को। और फिर काल है दूसरा, एंड देन देयर इज काल, जिसने अपने हर्ड को छोड़ दिया डर के मारे। सो अगेन, होती सीलवतं अथो पटी संथार वुत्तिनं लक्षणं पस्स आयन्तं ज्ञाति संघ पुरखतं अथ पस्स सीमं काळं सुविहीनं व ज्ञाति भीति।
तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, और वर्णना में हमें एंड में पता चलता है कि कौन कौन था, like always. So having told these two stories, the master repeated that Sariputta's glory and Devdatta's loss had both had a parallel in bygone days, and established the connection linking the past and the present, and identified the birth by saying as follows. तो सत्था ने यानी बुद्धा ने ये दोनों कहानियां बताई, और उन्होंने रिपीट किया कि सारीपुत्र का जो ग्लोरी था और देवदत्त ने जो अपने फॉलोअर्स गमाए, वो पहली बार नहीं, ऐसा सिमिलरली पुराने काल में भी हुआ था। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा, ये जातक का रेफरेंस देके, और एंड में उन्होंने जातक को और प्रेजेंट लाइफ को उन्होंने रिलेट किया और बताया कि कौन कौन था। तो जातक लाइफ यानी वंस अपॉन अ टाइम इन सिटी ऑफ राजगढ़ इन द किंगडम ऑफ मगध, वो टाइम पे जो ग्रे डियर था कारो, वो देवदत्त था। प्रेजेंट लाइफ गौतम बुद्धा लाइफ का वो देवदत्त था। ग्रे डियर फॉलोअर्स देवदत्ता's फॉलोइंग थे, यानी देवदत्त परिसाव, यानी परिसा, देवदत्त परिसा के पार्ट थे वो ग्रे डियर के फॉलोअर्स। और ब्यूटी डियर जो था यानी लखनो जिसका नाम है अट्टकथा में, वो सारीपुत्र थेर थे प्रेजेंट लाइफ के। सारीपुत्र थेर मतलब बुद्धा के चीफ डिसाइपल यानी राइट हैंड, वन ऑफ द चीफ डिसाइपल। ब्यूटी डियर फॉलोअर्स गौतम बुद्धा's फॉलोइंग बुद्ध परिसा, यानी ब्यूटी डियर के फॉलोअर्स गौतम बुद्धा के फॉलोइंग थे यानी बुद्ध परिसा ये थे वो। और मदर डो जिससे ओल्ड वाइज डियर जिसको ये गाथा सुनाते हैं, बताते हैं दूर से डियर के हर्ड्स को देख के, वो कौन थी? राहुलाज मदर यानी राहुल माता, यानी यशोधरा ही थी वो मदर डो। और जो चीफ वाइज ओल्ड स्टैग यानी जो फादर डियर थे वो गौतम बुद्धा थे। तो with this we finish our 11th जातक। Okay, so I'm sharing with you the presentation again. तो ये हमारे जातक का लोकेशन था सीलवग्गु में 11th जातक लक्षण मिग, और ये हमारी जातक गाथा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है रोमन और देवनागरी स्क्रिप्ट में, रोमन ऊपर देवनागरी नीचे। और सो व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? तो सबसे पहले बोधिसत्ता हमें पता चला चीफ वाइज ओल्ड स्टैग यानी द फादर डियर वाज बोधिसत्ता। और हमें क्या सीखने मिला इस जातक से? A wise leader takes decisions that protect his subjects and cares for them. तो अगर लीडर वाइज है तो वो ऐसे ही निर्णय लेगा जिससे कि उसके फॉलोअर्स सब सुरक्षित रहेंगे और प्रोटेक्टेड रहेंगे वो, और उनकी रक्षा करते रहेगा, वो उनका केअर करेगा, काळजी घेणार त्यांची। तर असाच राहतो वाइज लीडर। सो विद दिस हम पहले पुण्यानुमोदन कर लेते हैं आज का। तो you all can turn on your videos and let's join our hand, close your eyes, और आप भी ये बोल सकते हैं। सो ओके। इमीना पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया। इमीना पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया। इमीना पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया। निब्बानस्य पच्चयो होतु।
साधु साधु साधु. व्हेरी नाईस. ओके. तर आपण आता जसं एंड मध्ये आपण हमेशा म्हणजे आपण दरवेळेस पारमी बद्दल बोलतो है ना, तर आपले 10 पारमी. आणि तर तुम्हाला काय वाटते की कोणत्या पारमी वरती काम झालं यावेळेस, म्हणजे या जातक 11 जातक मध्ये? तो ओपन क्वेश्चन टू ऑल. ज्याला पण बोलायचं आहे कोणी पण अनम्यूट करून तुम्ही बोला. तुम्हाला वाटते की कोणती पारमी was worked upon in this jatak? दीदी सील. Seal, yes. Seal definitely. जैसे हम गाथा में भी देखते हैं कि वो जो 3 लाइन का वर्स था इस बार, उसमें सीलवंतम के बारे में बात की हमने. तो जो वर्चुअस है, जो मॉरल प्रीसेप्ट्स फॉलो करता है, तो उसका काइंड कंडक्ट होता है, दयालु कंडक्ट होता है. तो यस, सील है ही डेफिनेटली. और जिस तरह से ब्यूटी अपना अपने फादर का जो एडवाइस रहता है कि सेफली और केयरफुली जाने का, वो प्रॉपरली फॉलो करता है. तो हाँ, ये सील में आएगा. Paya. Paya, yes, that was one more thing I was going to write. तो पैया पे तो है ही डेफिनेटली, क्योंकि एक ने बहुत वाइजली काम किया रहता है, ब्यूटी ने बहुत वाइजली उसने डिसीजंस लिए रहते हैं और उसने अपने पूरे 500 डियर के हर्ड को बचाया रहता है एंड तक के. इट वाज बिकॉज ऑफ हिज विजडम. और उसका विजडम ने कहा कि विलेजर्स और गांव से दूर से जाना, नजदीक से नहीं, कि वो कोई डियर पे हमला ना कर पाए, और सिर्फ रात में, डार्क नाइट में, मिडनाइट में ही ट्रैवल करना, कि अंधेरे में वो डियर दिखे ना किसी को और वापस कोई उन पे हमला ना कर पाए. तो दैट वाज विजडम वर्किंग ऑन ब्यूटी साइड. और आई थिंक these were pretty much all the major ones parmi we had in this जातक. लेकिन और भी किसी को लगता है तो आप बोल सकते हैं. ओके, तो आई थिंक यही with this we conclude our 11th jatak and the discussion on the 11 jataks parmi that were worked upon. और with this we can conclude today's session. और हम next time वापस join कर सकते हैं again on Sunday morning 9:30 AM and we'll look at the 12th जातक then. अगर अभी किसी को कुछ नहीं कहना है तो then let's meet up next Sunday morning. साधु साधु साधु. जय भीम ताई. जय भीम, जय भीम. नमो बुद्धाय सबको. नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय. साधु साधु साधु.